हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई। 12th क्लास। तो अपन बहुत अच्छे से यहाँ पर कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में? E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन में क्या होता था, ये सारी बातें अपन ने की थी, आपको अच्छे से याद होगा। क्योंकि अब अगर अपन E2 के आगे बढ़ने वाले हैं तो आपको पहले का सिलेबस आना चाहिए। आपको प्रीवियस लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप जितनी कोशिश मैं कर सकता था उतनी कोशिश मैंने वहां पर की। मेन की पॉइंट्स यहां पर क्या थे? E2 एलिमिनेशन में हमेशा क्या होगा, प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा? एल्कीन फॉर्मेशन पे। इसका मतलब किसकी स्टेबिलिटी अच्छी होगी तो मेजर प्रोडक्ट माना जाएगा। अगर स्टेबिलिटी एल्कीन की जितनी अच्छी होगी प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। क्लियर बात समझ में आती है? अगर मान लीजिए मेरे पास, अब क्वेश्चन से शुरू करते हैं, प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मैंने आपको वहां पर यह सिखाया था कि सबसे पहले यहां पर क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाता है। स्ट्रॉन्ग बेस H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट करता है। कौन से H प्लस को? बीटा पोजीशन पे जो H लगा हुआ है। अगर बीटा पोजीशन पे H नहीं है तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। अब बताएं, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात की थी अपन ने, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या सोचा था कि हैलाइड और हाइड्रोजन दोनों कहां होने चाहिए? एंटी पोजीशन पे होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं कैसे रिएक्शन प्रोसीड हुई। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से क्लोरीन लगा होता, यहां पर वेज में मैथिल है और यहां वेज में मैथिल है। क्लियर? तो मुझे बताएं क्या रिएक्शन होगी। बहुत अच्छे से सोचें बच्चों, क्योंकि आपने पढ़ चुका है, सब कुछ पढ़ लिया है, अब आपको सोचने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप मुझे बताएं क्या रिएक्शन यहां प्रोसीड होगी या नहीं होगी। होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? नहीं होगी तो क्या मैं नो रिएक्शन लिखूंगा? करिए, ध्यान दीजिए। ध्यान क्या देना है, हिंट आपको मैं देता हूं। हिंट आपको मैं क्या देने वाला हूं कि आपको हमेशा यह देखना है कि मेरे पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है वहां पर एंटी H होना चाहिए। एंटी में क्या लगाना होना चाहिए? H। एंटी H का मतलब अगर ये क्लोरीन वेज में है तो बीटा पे जो हाइड्रोजन होगा वो कहां प्रेजेंट होना चाहिए? डैश में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी रिएक्शन प्रोसीड होगी, वरना रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो मान लीजिए यहां प्रोडक्ट P है और यहां प्रोडक्ट P है। मुझे दोनों रिएक्शन करके दिखाएं और मुझे बताएं कि क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। आगे की कहानी में इसके आगे करूंगा। अब और इसके आगे की बात और करते हैं। मान लीजिए यहां पर एक और प्रोडक्ट की बात करते हैं और यहां मेरा क्वेश्चन है रिएक्टिविटी। क्लियर? क्लोरीन लगा दिया, डैश में मैथिल है, डैश में मैथिल है, ए है ये। इसी तरीके से मैंने क्या किया, क्लोरीन वेज में है, एक वेज में लगाया मैथिल और एक डैश में लगाया मैथिल, दिस इज बी। और एक मैंने क्या लिया, क्लोरीन है, वेज में मैथिल लगा दिया और इस वाले को भी मैंने कहाँ लगा दिया? वेज में लगा दिया। दिस इज प्रोडक्ट सी। क्लियर? ए बी सी है। अब मुझे बताएं रिएक्टिविटी ऑफ E2 रिएक्शन में कौन अच्छा होगा। ये तीनों क्वेश्चन करें, E2 रिएक्शन तीनों क्वेश्चन करें और बताएं क्या बनेगा। सब आपने पढ़ रखा है भाई, हर एक चीज पढ़ रखी है, ठीक है ना। चलो सबसे पहले ये करते हैं, क्या क्लोरीन यहां पर वेज में है, इसका मतलब जो हाइड्रोजन बीटा पे होगा वो कहां होना चाहिए? डैश में होना चाहिए। और हाइड्रोजन ऑब्वियसली बात यहां कहां होगा? डैश में ही होगा, क्योंकि अगर मैथिल वेज में है तो हाइड्रोजन कहां होगा? डैश में होगा। अगर यहां पर मैथिल ग्रुप है तो हाइड्रोजन कहां होगा? डैश में होगा। इसका मतलब रिएक्शन यहां से भी हो सकती है और रिएक्शन यहां से भी हो सकती है। तो अगर मैं पॉसिबल पी प्रोडक्ट की बात करूं तो मेरे पास ये भी बन सकता है और मेरे पास ये भी बन सकता है। अब क्या दोनों प्रोडक्ट सेम है? बिल्कुल बेटा, दोनों प्रोडक्ट आइडेंटिकल है। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर कौन से प्रोडक्ट बने? आइडेंटिकल दोनों हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक बनेंगे। क्लियर? बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। आपको पता लगा कैसे किया? H लिया, H ने बॉन्ड फॉर्म किया, क्लोरीन को निकाल दिया। क्लियर? यहाँ पर देखें, अगर मैं बात करूं इस क्लोरीन की, तो इस क्लोरीन पे ये कौन सा कार्बन है? अल्फा। ये कौन सा है? बीटा। और ये भी कौन सा है? बीटा। अगर बीटा पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो क्या रिएक्शन प्रोसीड होगी? नहीं होगी। क्लियर बात है।
अगर यहां पर हाइड्रोजन होता तभी ना वो H के साथ रिएक्शन करता, यहां हाइड्रोजन है तब कर सकता है रिएक्शन, क्लियर। लेकिन यहां तो हाइड्रोजन है ही नहीं, इसका मतलब क्या, यहां से रिएक्शन होगी, यहां से नो रिएक्शन बिकॉज ऑफ absence ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर क्या हाइड्रोजन है, नहीं है। तो अब क्या होगा, बेस H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट करेगा बीटा पोजीशन से, एलिमिनेशन से एल्कीन बनाएगा और क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। इसका मतलब क्या, मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आने वाला है वो कुछ इस तरीके से आने वाला है। क्लियर बात समझ में आती है? क्या यही प्रोडक्ट बनेगा? बिल्कुल यही प्रोडक्ट बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, रिएक्टिविटी ऑफ E2 रिएक्शन। रिएक्टिविटी ऑफ E2 रिएक्शन का मतलब जितनी ज्यादा E2 रिएक्शन प्रोसीड हो सकती हैं उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, रिएक्टिविटी होगी। अगर बात करें इस क्लोरीन के लिए, क्या ये क्लोरीन कहां लगा हुआ है, वेज पोजीशन पे है। इसका मतलब जो बीटा पे हाइड्रोजन होगा वो कहां होना चाहिए, डैश में होना चाहिए। लेकिन बच्चों कहां है, वेज पोजीशन पे। अब जब वेज पोजीशन पे है तो क्या एलिमिनेशन हो सकता है, तो यहां मैं लिखूंगा नॉट पॉसिबल। E2 रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? E2 रिएक्शन यहां पॉसिबल बिल्कुल नहीं होगी बच्चों। अगर बात करूं ऑप्शन नंबर बी की, क्लोरीन कहां पे है, वेज पोजीशन पे है। अगर क्लोरीन वेज पे है तो बीटा पे जो भी हाइड्रोजन होगा वो कहां होना चाहिए, डैश पे होना चाहिए। इसका मतलब कहां पर है, ये डैश पे है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या इस बीटा पे हाइड्रोजन कहां होगा, अगर मैथिल वेज पे है तो मैथिल अगर डैश पे है तो हाइड्रोजन कहां होगा, वेज पोजीशन। इसका मतलब वेज पोजीशन से क्या रिएक्शन हो सकती है, नहीं हो सकती है। लेकिन यहां से रिएक्शन हो सकती है, इसका मतलब एक डायरेक्शन मेरी पॉसिबल है। बात करें ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो बेस यहां क्या करेगा, इस वेज के लिए हाइड्रोजन कहां है, डैश में, यहां हाइड्रोजन कहां है, डैश में। इसका मतलब वेज पोजीशन पे जो Cl लगा हुआ है वो बीटा हाइड्रोजन से रिएक्शन कर सकता है, यहां से भी रिएक्शन पॉसिबल है और यहां से भी रिएक्शन पॉसिबल है। इसका मतलब रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो बताओ रिएक्टिविटी किसकी अच्छी होगी, तो मैं कह सकता हूं C देन B देन A। चलिए बच्चों नोट कर ले इसे। तो क्लियर आपको समझ में आया है कि कैसे हम E2 रिएक्शन को प्रोसीड करा रहे हैं, E2 रिएक्शन को कैसे हम पॉसिबल दिखा रहे हैं, कैसे हम रिएक्टिविटी बता पा रहे हैं, कैसे हम प्रोडक्ट को समझा पा रहे हैं। क्या इतनी सी बात समझ में आती है? क्लियर है? अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ और क्वेश्चंस की, कुछ और क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए अगर रिएक्टिविटी ऑफ पूछी जाए, रिएक्टिविटी ऑफ E2 रिएक्शन, तो कहीं ना कहीं हैलाइड रिमूव हो रहा था, और हैलाइड रिमूव हो रहा था तो हैलाइड पे भी डिपेंड करेगा कि उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी। जैसे बच्चों अगर मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है, आपको बताना है रिएक्टिविटी ऑफ E2 रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑफ E2 रिएक्शन, मान लीजिए मुझे ये पूछा गया। अब रिएक्टिविटी ऑफ E2 रिएक्शन पूछी जा रही है, मेरे पास मान लीजिए प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से ब्रोमीन लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है और आयोडीन लगा हुआ है। जल्दी से मुझे बताएं यहाँ पर E2 रिएक्शन में रिएक्टिविटी 1 2 3 में किसकी अच्छी होगी। खूब जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चों उतनी प्रैक्टिस करें। चलिए इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करें और मुझे बताएं रिएक्टिविटी क्या होगी। आगे मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ और रिएक्शन में आपसे मैं पूछ रहा हूँ फाइंड मेजर प्रोडक्ट, फाइंड मेजर प्रोडक्ट। क्वेश्चन आपके सामने है। मान लीजिए मेरे पास यहां पर ब्रोमीन होता, यहां बेस के साथ रिएक्शन हो रही है और मुझे बताएं मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट ओनली स्ट्रक्चरल,
ओनली स्ट्रक्चरल की बात हो रही है, कोई स्टीरियो की बात नहीं हो रही है बच्चों। एक क्वेश्चन मैं स्टीरियो का भी कराऊंगा अभी आपको, जिससे स्टीरियो भी कभी क्योंकि जेई मेंस एडवांस में आजकल स्टीरियो बहुत पूछ रहा है, नीट में भी स्टीरियो पूछने लग गया है, तो आपको वहां पर बताना होगा कि कैसे पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे। यहां पर आपको बताना है OH माइनस है और हीट है। आपको मैंने पूछा है पॉसिबल प्रोडक्ट। चलिए तीनों क्वेश्चन को करते हैं और तीनों क्वेश्चन को समझते हैं कैसे कैसे क्या क्या किया गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, रिएक्टिविटी ऑफ E2 रिएक्शन। सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले बेस H+ को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। H+ कहां से, बीटा पोजीशन से H+ को लेगा, हैंड टू हैंड बॉन्ड बनेगा और तुरंत Cl निकल जाएगा। यहां कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, इसलिए वहां हमेशा क्या फॉर्म होता है, ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है, बताइए। लिविंग ग्रुप ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है। क्या मुझे पता है जो भी मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है वो सब में H यहीं से निकलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज़्यादा बेस्ट होगा। इसका मतलब तीनों में जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो ये बनने वाला है, सब के सब में। क्या इतनी सी बात क्लियर होती है? क्या चीज़ है जो डिफरेंट क्रिएट कर रही है, डिफरेंस क्रिएट कर रही है, वो है लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। और लिविंग ग्रुप टेंडेंसी की बात करें तो बताओ बच्चों, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी सबसे अच्छी होती है I-, देन Br-, देन Cl- एंड देन F-। क्लियर? तो बताओ लिविंग ग्रुप टेंडेंसी के बेसिस पे मैं आंसर लिख सकता हूं कि आंसर आपका आएगा 3, 1, 2। क्लियर है? चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या देखा गया, सबसे पहली चीज है कहीं ना कहीं स्टीरियो काम आएगा, कहीं ना कहीं स्टीरियो काम आएगा तो डिपेंड भी स्टीरियो पे करेगा ही। मुझे बताओ इस क्लोरीन के लिए, इस मैथिल के लिए, इस क्लोरीन के लिए और इस क्लोरीन के लिए तीनों में क्या क्या डिफरेंस है? क्या इस क्लोरीन के लिए ये अल्फा है और ये बीटा है? क्या बीटा पे कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है? नहीं। इसका मतलब यहां से रिएक्शन नहीं हो सकती। यहां बीटा है, क्या बीटा पे जो हाइड्रोजन है वो वेज पे है, और वेज पे है तो दोनों चीजें वेज पे नहीं हो सकती। इसका मतलब यहां से भी रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन में नो रिएक्शन प्रोसीड। क्लियर है? सेकंड ऑप्शन में आओ। सेकंड ऑप्शन में मैंने देखा अल्फा तो ये है, बीटा पोजीशन ये है और यहां पर भी बीटा पोजीशन है। बच्चों इस बीटा पोजीशन की बात करें तो यहां पर जो मैथिल प्रेजेंट है, क्या यहां कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है? नहीं। यहां हाइड्रोजन प्रेजेंट है और वो कहां है? डैश में है, और डैश में हाइड्रोजन है और क्लोरीन वेज में है। इसका मतलब रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है। क्लियर? थर्ड की बात करें, थर्ड में कहां है मैथिल ग्रुप? वेज में है। यहां कहां है? वेज में है। तो मुझे बताओ क्या H हाइड्रोजन कहां होगा? डैश में होगा, और हाइड्रोजन डैश में है। इसका मतलब यहां से भी रिएक्शन हो सकती है, यहां से भी रिएक्शन हो सकती है। इसका मतलब सबसे तगड़ी रिएक्शन कहां से होगी? थर्ड में, देन सेकंड में, देन फर्स्ट में। इसका मतलब रिएक्टिविटी भी क्या होगी? 3, 2, 1। क्या क्लियर हो गई बातें? बात करते हैं क्वेश्चन में। इस वाले में क्या पूछा गया है? पूछा यह गया है मेजर प्रोडक्ट बताना है, और मेजर प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे। तो जल्दी से देखें यहां पर, क्या ये अल्फा कार्बन है, क्या ये बीटा कार्बन है, और क्या ये भी बीटा कार्बन है? अगर मैं यहां से हाइड्रोजन निकालता हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो हाइड्रोजन निकलने के बाद बेस क्या करेगा? हाइड्रोजन को लेगा, एल्कीन बनाएगा और लिविंग ग्रुप निकाल देगा। क्या मेरे पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है? क्या ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्लियर बात समझ में आती है नहीं आती? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सॉरी एक अपन ने ज्यादा कार्बन लगा दिया, ये बनेगा। क्लियर बात समझ में आती है? अगर मान लीजिए यहां से हाइड्रोजन अगर कोई ले, तो यहां से जब हाइड्रोजन लेगा तो मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? मेरे पास बनेगा ये प्रोडक्ट। अब बताओ दोनों में स्टेबल कौन है? किसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है? इसमें। इसका मतलब मेजर कौन है? ये है बच्चों। यही प्रोडक्ट मुझसे पूछा गया था। ये कौन सा प्रोडक्ट होगा? माइनर। क्लियर बात समझ में आती है? चलिए नीचे वाले क्वेश्चन में देखें, पूछा क्या गया है आपसे? पूछा गया है नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट। नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? सबसे पहले इस क्लोरीन एटम को देख लो। सबसे पहले क्या करो? इस क्लोरीन एटम को देख लो।
क्लोरीन से जुड़ा हुआ कार्बन क्या होगा, अल्फा, और अल्फा से जुड़ा हुआ कार्बन क्या होगा, बीटा। अल्फा से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अल्फा से जुड़ा हुआ कार्बन यहां क्या होगा, बीटा। क्या यहां 3 बीटा कार्बन है, सॉरी 3 बीटा कार्बन है, इसका मतलब 3 बीटा हाइड्रोजन होंगे। अब मुझे यह देखना है कौन सा बीटा हाइड्रोजन डिफरेंट है और कौन सा बीटा हाइड्रोजन डिफरेंट नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों बीटा हाइड्रोजन क्या है, सेम है बच्चों। आपको पता लगा क्यों सेम है, क्योंकि यहां पर भी बीटा पे हाइड्रोजन है और यहां पर भी बीटा पे हाइड्रोजन है। लेकिन अगर हम बात करें इस पोजीशन की, तो मुझे बताओ इस बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है तो रिएक्शन हो सकती है। तो बताओ एक रिएक्शन इस हाइड्रोजन से होगी तो एल्कीन कौन सी बनेगी, ये बनेगी। क्या मैं एल्कीन ये बना सकता हूं? क्या इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन आया हो तो बताएं। बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं बात करूं इस बीटा दोनों की, तो दोनों बीटा सेम है। इसका मतलब जब दोनों बीटा सेम है बच्चों, तो जो एलिमिनेशन होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, एल्कीन फॉर्म होगा और लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब यहां पर जो प्रोडक्ट बनने वाला है ये बनने वाला है। अगर आपको पता लगा इस बीटा हाइड्रोजन के लिए, तो यहां पर भी बच्चों सेम बनेगा। तो ध्यान ये रखना है, कभी कभी सामने वाला आपको आइडेंटिकल चीज देगा, कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? तो मुझे बताओ यहां पर पॉसिबल प्रोडक्ट कितने बन जाएंगे, 2। क्लियर हो गया क्या? तो चलो नोट कर लो फटाक से इसे। क्लियर बात समझ में आ गई? चलो अब अपन नए रिएक्शन की बात करते हैं, और वो रिएक्शन है E1 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं अपन? E1 रिएक्शन। सब कुछ वैसा ही है, जैसे SN2 था वैसे E2 है, जैसे E1 है वैसा SN1 था। तो क्लियर है, अगर SN1 समझ में आया था तो E1 भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सब कुछ वैसा ही है, बस स्टेप एक ही अलग है, और वो है बच्चों एलिमिनेशन, जो चीज नया पाई बॉन्ड फॉर्म करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए सबसे पहली चीज है E1। E1 का मतलब क्या हुआ? E1 का मतलब हुआ एलिमिनेशन, और 1 का मतलब हुआ यूनिमॉलिक्यूलर। तो यहां मैं लिख सकता हूं एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या हुआ? उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 1 मॉलिक्यूलरिटी होगी। जैसे मान लीजिए बच्चों क्वेश्चन दिया गया मेरे पास, सबसे पहले मैकेनिज्म की बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर भी क्या होता है, एक एल्किल हैलाइड प्रेजेंट होता है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर भी एक क्या प्रेजेंट होगा, एल्किल हैलाइड प्रेजेंट होगा। एल्किल हैलाइड के साथ अब जो हम बेस लेते हैं बच्चों, आपको ध्यान होगा E1 में जो बेस लेते हैं वो लेते हैं बच्चों वीक बेस। वीक बेस क्यों लेते हैं? जैसे SN1 में अपन ले लिया था वीक न्यूक्लियोफाइल, वैसे ही E1 में हम क्या लेते हैं, वीक बेस लेते हैं। E2 में क्या लेते थे, स्ट्रॉन्ग बेस, और SN2 में क्या लेते थे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग E2 और SN2, वीक E1 और SN1। क्लियर है? तो यहां पर वीक का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए एल्कोहलिक मीडियम में मैंने CH3OH ले लिया, आपको समझ में आया? वीक में हमेशा क्या होगा, न्यूट्रल स्पीसीज पाई जाती है। न्यूट्रल स्पीसीज होगी, मीडियम क्या है, एल्कोहलिक, और हीट प्रेजेंट होगा। क्लियर है? मुझे बताओ SN1 में पहले क्या होता था? SN1 में पहले लिविंग ग्रुप टेंडेंसी रिमूव होती थी। लिविंग ग्रुप क्यों निकलता था? क्योंकि ये वीक है, अपना कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर जो ये रिपल्शन फैक्टर है, इनकी वजह से ब्रोमीन क्या करेगा, निकलना चाहेगा। और ब्रोमीन निकलना चाहेगा तो ब्रोमीन निकलने के बाद क्या मेरे पास जो स्पीसीज बनेगी वो कार्बोकैटायन बनेगी। और बताओ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन ही क्या कहलाएगा, RDS स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसका मतलब अब मैं कह सकता हूं कि यहां पर भी कार्बोकैटायन क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। कार्बोकैटायन फॉर्म एज अ इंटरमीडिएट, एज अ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन यहां फॉर्म होगा। कार्बोकैटायन फॉर्म होने के बाद क्या शिफ्टिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मैंने देखा कि शिफ्टिंग करना यहां पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है 3 और 5, 3 और 2 5। यहां अगर शिफ्ट करेगा तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन होंगे। क्या कभी भी अपनी स्टेबिलिटी को ये लूज करना चाहेगा? नहीं, कोई भी अपनी स्टेबिलिटी को लूज नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से यहां शिफ्टिंग नहीं होगी। और शिफ्टिंग नहीं होगी तो अब क्या होगा बच्चों,
अब आता है खेल किसका, CH3OH का। इस कार्बोकैटायन की बात करें तो हैलाइड के लिए क्या था, अल्फा और ये बीटा, अल्फा और ये बीटा। तो बीटा से क्या करता है, ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करता है। हाइड्रोजन को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद, क्योंकि लोन पेयर है, हाइड्रोजन अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट किया और इस वैलेंसी को पूरा करने के लिए अपन ने इसको क्या किया, न्यूट्रल कर दिया। तो कार्बोकैटायन भी अपने आप क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो बताओ मेरे पास एक स्पीसीज क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। क्लियर। अगर मैं इस हाइड्रोजन की बात करूं तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ लेगा और इस वैलेंसी को अपने को पॉजिटिव को दे देगा, जिससे वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो बताओ दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा। तो कितना इजी है, देखो सब कुछ यहां तक सेम था, SN1 वहां न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, यहां इसको न्यूट्रल करने के लिए कौन सा हाइड्रोजन आएगा, बीटा हाइड्रोजन आएगा। कौन सा हाइड्रोजन आएगा, बीटा हाइड्रोजन आएगा। तो मुझे बताओ दोनों में से अल्फा हाइड्रोजन किसमें ज्यादा है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये कैसा प्रोडक्ट है, मेजर, और ये कैसा प्रोडक्ट है, माइनर। क्या क्लियर बात समझ में आती है, बढ़िया है। अब मुझे बताओ अगर मेरे पास इसी तरीके से पूछा जाता कि इस रिएक्शन में यूनिमॉलिक्यूलर क्यों बोला गया, क्योंकि एक टाइम में एक ही रिएक्टेंट प्रोसीड कर रहा है और एक ही रिएक्टेंट प्रोसीड कर रहा है, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 1 होगी। क्लियर। रेट लॉ की बात करें, क्योंकि कुछ की पॉइंट्स हैं यहां पर, उन की पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या स्टेप ऑफ रिएक्शन यहां कितनी हुई, 1 स्टेप एंड 2 स्टेप। तो ये कितने स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन है। तो मैं लिख सकता हूं पहला पॉइंट 2 स्टेप रिएक्शन। दूसरा, अगर मैं रेट लॉ की बात करूं तो रेट लॉ बच्चों मुझे बताओ, रेट लॉ के बारे में अगर बात करें तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, जो आरडीएस स्टेप में प्रोसीड कर रहा है वो है सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट। इसका मतलब किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट पे करेगा। इस पे कोई बेस काम नहीं आएगा, बेस का कोई भी रोल नहीं होगा, किस में, रेट लॉ में। इसका मतलब अगर कोई तुमसे पूछे कि मैं रेट लॉ में रिएक्टेंट को 2 गुना कर रहा हूं तो रिएक्शन कितने गुना हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है 2 गुना हो जाएगी। अगर मैं तुमसे बोलूं बेस के कंटेंट को 2 गुना कर रहा हूं, रिएक्शन कैसे कितने गुना होगी, तो बोलोगे रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि बेस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। क्लियर। तो बताओ यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी 1। सब कुछ यहीं से पता लग रहा है, मॉलिक्यूलरिटी 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, एलिमिनेशन है 1। कितने पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पे, और वो सिंगल ही है, इसका मतलब 1। सिंपल। और आगे बात करते हैं, मान लीजिए किसी ने कहा कि कार्बोकैटायन यहां फॉर्म हो रहा है, तो बताओ चौथा पॉइंट क्या लिख सकता हूं, कार्बोकैटायन फॉर्म एज अ इंटरमीडिएट। इसका मतलब कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की तरह फॉर्म हो रहा है, तो ये शिफ्टिंग भी कर सकता है। तो लिख सकते हैं अपन शिफ्टिंग इज पॉसिबल, शिफ्टिंग इज पॉसिबल। छठे पॉइंट की अगर हम बात करें तो बताओ शिफ्टिंग करने के बाद अगर मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं उस पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, और एल्कीन में हम क्या देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं। क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर अपन एग्जांपल करते हैं। बहुत इजी रिएक्शन है, बिल्कुल वैसी ही रिएक्शन है जैसी SN1 ने की थी, बस SN1 और इसमें क्या डिफरेंस है ये चीज आपने देख लिया। क्लियर है। चलिए खूब सारी प्रैक्टिस करते हैं, खूब सारे क्वेश्चंस को करते हैं और इसे भी एकदम E2 की तरह परफेक्ट बनाते हैं। क्लियर। तो गाइस बिल्कुल भी अपने को घबराने की जरूरत नहीं है ब्रो, अपन यहां सब कुछ बढ़िया से कर सकते हैं। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके का ग्रुप है ब्रोमीन, मैंने यहां क्या लिया, एल्कोहलिक CH3OH, हीट। तुरंत समझ में आया, न्यूट्रल है, हीट है, रिएक्शन होगी E1। अब E1 रिएक्शन में क्या क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं E1 रिएक्शन की बात करूं तो E1 रिएक्शन में सबसे पहले क्या होगा, हैलाइड रिमूव होगा,
हैलाइड रिमूव होगा तो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, कार्बोकैटायन शिफ्ट भी हो सकता है। जितनी बेस्ट पोजीशन पे कार्बोकैटायन पहुंचेगा उसके बाद बेस क्या करेगा, बीटा से H ले लेगा और बीटा से H लेके उसे क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा। जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो यहां ब्रोमीन निकल जाएगा, ब्रोमीन निकल जाएगा तो बच्चों पॉजिटिव कहां लगेगा, यहां। क्या तुम्हें दिख रहा है कि पॉजिटिव शिफ्ट कर सकता है? बिल्कुल। तो यहां शिफ्टिंग कैसी होगी, 1-2 हाइड्रोजन शिफ्टिंग। कैसी होगी, 1-2 हाइड्रोजन शिफ्टिंग। 1-2 हाइड्रोजन शिफ्टिंग के बाद यहां पर जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनने वाला है बच्चों, वो बनने वाला है कार्बोकैटायन। यहां पर क्या सब कुछ अब बढ़िया हो चुका है, परफेक्ट पोजीशन पे कार्बोकैटायन पहुंच चुका है। अब आएगा कौन, अब एंट्री होगी किसकी, बेस की। बेस क्या करेगा, बेस इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए यहां से भी H ले सकता है और यहां से भी H ले सकता है। किसी ने कहा सर आपने यहां से क्यों नहीं लिया, क्योंकि बच्चों दोनों कार्बन सेम है, एक जगह से अगर मैं ले चुका हूं तो मैं दूसरी जगह से क्यों लूंगा भाई, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम ही तो है। इसका मतलब क्या करेगा, एक बार बेस इससे लेगा, न्यूट्रल करेगा, न्यूट्रल करने के बाद क्या बनेगा, जल्दी से देखो जरा, क्या मेरे पास ये एल्कीन बन जाएगी। क्लियर बात समझ में आती है। अगर मेरे पास मान लीजिए ये प्रोडक्ट बना इससे, तो जब ये CH3OH इस हाइड्रोजन को लेगा तो एल्कीन ये बनेगी। इसका मतलब और कौन सी एल्कीन बन सकती है, और एल्कीन बन सकती है ये वाली। अब बताओ किसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है 3, 3, 6 और 2, इसमें 8 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें अगर बात करें तो 3 and 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब बच्चों 8 अल्फा हाइड्रोजन और 5 अल्फा हाइड्रोजन में मेजर कौन है, 8 अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब ये क्या है, मेजर, और ये क्या है बच्चों, माइनर। क्लियर। तो नोट कर ले बच्चों एक उस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम्पल के थ्रू अपन ने समझ लिया। इस क्वेश्चन को समझने के बाद जल्दी से अपन कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं। हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अपने आप में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए बहुत अच्छे से बैठकर सीखना होता है। क्लियर। तो अच्छे से कॉपी किताब खोलो, अच्छे से कॉपी खोलो, पेन खोलो, और ये वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना परफेक्ट आप बनोगे। क्लियर। और आप बहुत तगड़े हो, आप में इतनी कैपेबिलिटी है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो बच्चों। आप बस अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, बस सब कुछ पॉसिबल है अगर आप चाहते हो तो। क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सेम वैसा ही है, पहले क्या होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, और कार्बोकैटायन की जो भी प्रॉपर्टी होगी वो सब आपको पता है, वो सारी प्रॉपर्टी आपको पता है। क्या होता है, ब्रोमीन निकलेगा, ब्रोमीन निकलेगा तो बताओ क्या बनेगा, ब्रोमीन निकलने के बाद कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा। कार्बोकैटायन फॉर्म होने के बाद क्या मुझे पता है, रिंग से डायरेक्ट जुड़े कार्बन पे अगर कार्बोकैटायन है तो रिंग एक्सपैंड कर जाती है, या इसे मैं रिंग एक्सपेंशन भी बोल सकता हूँ। क्लियर। रिंग एक्सपेंड करेगी तो क्या होगा, मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था मैंने, कि अगर कोई रिंग एक्सपेंड करनी है तो या तो ये बॉन्ड टूट के इसकी वैलेंसी को फ्री करेगा, या तो ये बॉन्ड टूट के इसकी वैलेंसी को फ्री करेगा, और कितने की रिंग बनेगी, 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। तो लेट सपोज मैंने मान लो नंबरिंग की, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से मान लीजिए यहाँ से बॉन्ड टूटना है, तो 1 2 3 4 5 6। जब ये बॉन्ड 1 से जुड़ेगा तो वैलेंसी किसकी फ्री होगी, 2 की। इसका मतलब कार्बोकैटायन कहाँ शिफ्ट होगा, 2 पे शिफ्ट होगा। तो बताओ अगर 6 मेंबर्ड रिंग मैंने बना ली, नंबरिंग अपने मन से कर लो, जैसा तुमको मन है वैसा कर लो। बताओ कार्बोकैटायन कहाँ फॉर्म होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा 2 पे, क्योंकि शिफ्टिंग कहाँ हुई थी, 1 और 6 में बॉन्ड जुड़ा, वैलेंसी किसकी फ्री हुई, 2 की। तो कार्बोकैटायन कहाँ फॉर्म होगा, 2 पे होगा। 1 पे क्या लगा हुआ है, मैथिल ग्रुप, तो मैंने मैथिल ग्रुप लगा दिया। क्या अब जो पॉजिटिव है क्या ये अपनी बेस्ट पोजीशन पे है, ध्यान दो जरा, क्या ये अपनी बेस्ट पोजीशन पे है, तो आपको नजर आएगा कि ये अपनी बेस्ट पोजीशन पे नहीं है बच्चों। और बेस्ट पोजीशन पे नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर से इसमें क्या होगा, शिफ्टिंग प्रोसेस होगा, और शिफ्टिंग प्रोसेस के बाद ये अपने बेस्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर हाइड्रोजन है तो लिख सकता हूँ 1 2 हाइड्रोजन शिफ्टिंग। 1 2 हाइड्रोजन शिफ्टिंग के बाद फाइनली मेरे पास कौन सा कार्बोकैटायन बन चुका है, फाइनली मेरे पास ये कार्बोकैटायन बन चुका है। अब इस कार्बोकैटायन के लिए इस पर भी हाइड्रोजन है,
और इस पर भी हाइड्रोजन है, क्योंकि मुझे पता है कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम है, इसका मतलब कोई एक ही प्रोसीड होगा, और ये हाइड्रोजन डिफरेंट है, इसका मतलब जो प्रोडक्ट बनने वाला है अब क्या करेगा, CH3OH इस H को अपनी तरफ लेगा, बॉन्ड को फ्री करेगा, एल्कीन बनाएगा और पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा। तो बताओ मेरे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर? इस हाइड्रोजन को लेगा, तो जब इस हाइड्रोजन को इसने लिया तो बताओ बेस ने इस हाइड्रोजन को लिया, बॉन्ड बनाया और इस पॉजिटिव को न्यूट्रल कर दिया, तो क्या मेरे पास ये एल्कीन बन जाएगी। इन दोनों एल्कीन्स में देखो कौन सी है, ये है माइनर एल्कीन और ये है बच्चों मेजर एल्कीन। क्या क्लियर बात समझ में आती है? मेजर और माइनर कैसे देखा अपन ने? क्लियर? तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों। क्लियर? चलो आगे पढ़ते हैं, इसी में और रिएक्शन करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और अपने आप को और परफेक्ट करते हैं। क्लियर? मान लीजिए आपसे यहां पर पूछता रिएक्टिविटी ऑफ E1 रिएक्शन। क्या मुझे पता है सबसे पहले लिविंग ग्रुप निकलता है? तो अगर मान लो मेरे पास यहां ब्रोमीन है, यहां क्लोरीन है और यहां आयोडीन है, किसी ने कहा रिएक्टिविटी बताओ किसके साथ, E1 रिएक्शन की, तो क्या होगा जल्दी से बताओ। इसी तरीके से अगर यहां पर ब्रोमीन है और यहां ब्रोमीन है तो क्या रिएक्टिविटी होगी? इसी तरीके से यहां पर ब्रोमीन है और यहां पर ब्रोमीन है तो क्या होगा? और इसमें बताना है आपको मेजर प्रोडक्ट। एल्कोहलिक CH3OH है, यहां आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट। चलिए ये 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को ट्राई करें, अच्छे क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं और आप कर लोगे, मुझे भरोसा है। करो। E1 रिएक्शन में सबसे पहला स्टेप क्या होता था? सबसे पहला स्टेप होता था लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। लिविंग ग्रुप अगर निकलेगा जितनी जल्दी उतनी जल्दी कार्बोकैटायन बनेगा। और मुझे बताओ लिविंग ग्रुप टेंडेंसी किसकी अच्छी है 1 2 3 में? तो आपको पता है I माइनस, देन Br माइनस, देन Cl माइनस। ऑर्डर इज 3 1 2। क्लियर? बात करते हैं इस क्वेश्चन में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी अपन यहां बात करेंगे, जैसे अगर मेरे पास कभी कार्बोकैटायन बनेगा तो क्या स्पीसीज sp2 हो जाएगी? और मुझे बताओ क्या यहां स्पीसीज sp2 हो सकती है? नहीं, क्योंकि यहां पर ब्रेड्स रूल क्या हो जाएगा? वैलिड नहीं होगा। ब्रेड्स रूल यहां क्या बोलता है कि कभी भी ब्रिज हेड कार्बन पे sp2 हाइब्रिडेशन नहीं होना चाहिए, वैलिड नहीं होता है। इसका मतलब क्या ये रिएक्शन देगा? तो मैं कह सकता हूं नो रिएक्शन इज पॉसिबल, नो रिएक्शन इज पॉसिबल इन दिस केस। क्लियर? इसमें रिएक्शन हो जाएगी, तो बताओ रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? इसकी ज़्यादा होगी। तो अपने को ये भी समझ में आया कि कब E1 रिएक्शन होगी और कब नहीं होगी। जैसे थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है, यहाँ पर भी E1 रिएक्शन आपके सामने हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये आपको पहचानना है। और आपने बहुत कुछ सीख रखा है बच्चों। अब आप देखो कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी और कैसे यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। जैसे मान लीजिए इस ब्रोमीन की बात करें और इस ब्रोमीन की बात करें, तो मुझे बताओ ब्रोमीन यहां पर जब लिविंग ग्रुप निकलेगा तो कार्बोकैटायन कहां फॉर्म होगा? बेंजीन के ऊपर फॉर्म होगा। क्या कभी भी बेंजीन के ऊपर फॉर्म होने पर क्या डबल बॉन्ड के ऊपर कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल होता है? और हाईली अनस्टेबल चीज क्या बनना चाहेगी? नहीं बनना चाहेगी। इसी तरीके से बताओ इस ब्रोमीन के बारे में अगर हम बात करें तो ये ब्रोमीन निकलेगा तो कार्बोकैटायन कहां फॉर्म होगा? कार्बोकैटायन फॉर्म होगा बच्चों यहां पे। क्या ये कार्बोकैटायन शिफ्ट होगा? बिल्कुल शिफ्ट होगा, क्योंकि यहां पर रेजोनेंस है। जो बेंजीन से रेजोनेंस मिलेगा उससे स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब क्या होगा? इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए जो हाइड्रोजन ये है, क्योंकि यहां से तो हाइड्रोजन निकल नहीं सकता, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो निकलेगा कहां से? इसका मतलब बेस क्या करेगा? CH3OH इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ लेगा और एल्कीन फॉर्म कर देगा। तो फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास क्या बन जाएगा?
फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास बन जाएगा बच्चों ये। इसका मतलब क्या ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है? तो बताओ रिएक्टिविटी किसकी अच्छी हुई? इसकी अच्छी हुई। क्लियर? हर एक चीज को समझ के करो, हर एक चीज को फील करके करो, गलती तुमसे बिल्कुल नहीं होगी बच्चों। क्लियर? बात करते हैं यहां पे, मुझे बताओ एल्कोहलिक मीडियम में CH3OH तुरंत समझ में आया E1 रिएक्शन। किसी ने कहा कि पॉसिबल प्रोडक्ट बताओ, मेजर प्रोडक्ट तो ठीक है, किसी ने कहा पॉसिबल प्रोडक्ट बताओ। तो सबसे पहले अगर पॉसिबल प्रोडक्ट की बात करें तो मुझे बताओ बच्चों, पॉसिबल प्रोडक्ट में सबसे पहले फॉर्म क्या करोगे? सबसे पहले फॉर्म करोगे कार्बोकैटायन। सबसे पहले क्या फॉर्म करोगे? कार्बोकैटायन फॉर्म करोगे। और कार्बोकैटायन फॉर्म करने के बाद जो भी मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा उसे आप बनाना चाहोगे। जैसे सबसे पहले अगर आप कार्बोकैटायन फॉर्म करें तो मुझे बताओ कार्बोकैटायन फॉर्म करने के लिए क्या मेरे पास कुछ इस तरीके का कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। अब किसी ने कहा कि शिफ्टिंग होनी है क्या नहीं होनी है? बिल्कुल शिफ्टिंग होनी है, क्योंकि इसको यहाँ रेजोनेंस मिल रहा है और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है। बताओ कौन डोमिनेट करेगा? रेजोनेंस फैक्टर डोमिनेट करेगा। इसका मतलब यहाँ शिफ्टिंग कैसी होगी? 1-2 हाइड्रोजन शिफ्टिंग। तो ये क्या करेगा? 1-2 हाइड्रोजन शिफ्टिंग करेगा। 1-2 हाइड्रोजन शिफ्टिंग करने के बाद जो मेरे पास प्रोडक्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये कार्बोकैटायन। फाइनली कौन सा कार्बोकैटायन बना? ये। अब किसी ने कहा कि भाई साहब यहां से हाइड्रोजन निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। यहां हाइड्रोजन है ही नहीं, तो बेस क्या करेगा? बेस यहां से हाइड्रोजन को अपनी तरफ लेगा, वैलेंसी को फ्री करेगा, स्टेबल करेगा और बॉन्ड बना देगा। तो बताओ जब मेरे पास पूछा गया मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो आंसर आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर बात समझ में आती है? इस बेंजीन रिंग के साथ एल्कीन का रेजोनेंस है जो कि हाईली स्टेबल है। क्लियर? नोट कर ले बच्चों सारी चीजें। तो हमने यहां पर जो क्वेश्चंस किए वहां पर हमने ये समझा कि कैसे कैसे एलिमिनेशन को अपन यहां पर क्लियर कर रहे हैं। चलिए नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और करते हैं और उस क्वेश्चन के बाद इस टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो भी पढ़ेंगे इसके आगे वो होगा E1CB, एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस के थ्रू। क्या होता है वो अपन नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। अभी अपन कुछ एक एग्जाम्पल और करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। किसी ने कहा कि मेरे पास यहां पर वेज है क्लोरीन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर भी मैंने वेज में क्या लगा दिया? मैथिल, सॉरी डैश में मैथिल लगा दिया मान लीजिए, और यहां पर भी मैंने डैश पे मैथिल लगा दिया। और रिएक्शन मैंने कराई किसके साथ? रिएक्शन मैंने कराई अल्कोहलिक मीडियम में CH3OH। एलिमिनेशन कौन सा होगा? E1। तो आप कंफ्यूज ये मत होए कि यार यहां पर वेज डैश का कोई मतलब है क्या। सोचो क्यों मतलब है? क्योंकि यहां कोई बीटा एलिमिनेशन तो हो नहीं रहा है, बीटा हाइड्रोजन से एंटी एलिमिनेशन तो हो नहीं रहा है, कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है और कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने के लिए बेस काम कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहां कंफ्यूज नहीं होना है कि सर रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी यार? जब तुमको स्टेप पता है तो स्टेप को फॉलो करो। डैश पे मैथिल है, डैश पे मैथिल है, ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। कार्बोकैटायन शिफ्ट हो सकता है क्योंकि बगल में और अच्छी पॉसिबिलिटीज है, तो क्या होगा? यहां कार्बोकैटायन लग जाएगा। किसी ने कहा पॉसिबल प्रोडक्ट बताओ, तो पॉसिबल प्रोडक्ट के लिए हाइड्रोजन यहां से भी ले सकते हैं और हाइड्रोजन यहां से भी ले सकते हैं। अब बताओ दोनों हाइड्रोजन बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल बढ़िया बात है। इसका मतलब यहां से भी हाइड्रोजन ले सकते हैं और यहां से भी ले सकते हैं। जब मैंने एक हाइड्रोजन की बात की, क्या ये भी हाइड्रोजन ले सकते हैं? क्योंकि इसके लिए बीटा ये भी है, बगल में जितने भी हाइड्रोजन है सारे के सारे पॉसिबल हो सकते हैं। जल्दी से सारे प्रोडक्ट पॉसिबल बना लो। और क्या बनाओगे जल्दी से बताओ? जैसे ही यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो एल्कीन ये बन जाएगी। कैसे बच्चों? CH3OH क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा और यहां पर पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा। एक पॉसिबिलिटीज ये हो गई। अगर यहां से हाइड्रोजन ले तो एल्कीन कौन सा बनेगा बच्चों? एल्कीन बन जाएगा मेरे पास ये वाला, और लिविंग ग्रुप पॉजिटिव को क्या करेगा? न्यूट्रल कर देगा। इसका मतलब जो मेरे पास बनने वाला है वो ये बनने वाला है। क्या सही बात है? तीसरे प्रोडक्ट की बात करें, अगर मान लीजिए यहाँ इस हाइड्रोजन को लेना होता तो ये इस हाइड्रोजन को लेता, पॉजिटिव को न्यूट्रल करता और मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन जाता? मेरे पास प्रोडक्ट मेरे पास कुछ इस तरीके से बन जाता।
जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हो उसे आप मेजर प्रोडक्ट बोल सकते हैं। तो पॉसिबल प्रोडक्ट कैसे निकाला, क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इवन एलिमिनेशन को सीखा। की पॉइंट्स क्या क्या थे एक बार मुझे बताएं। कार्बोकैटायन फॉर्म एज अ इंटरमीडिएट, इसका मतलब शिफ्टिंग पॉसिबल हो सकती है। लिविंग ग्रुप निकल रहा है, इसका मतलब लिविंग ग्रुप टेंडेंसी पे शो करेगा। 1 स्टेप रिएक्शन नहीं है, 2 स्टेप रिएक्शन है, क्योंकि पहले कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, बाद में बेस क्या करेगा, कार्बोकैटायन को न्यूट्रल करेगा। कोई पूछे E1 और E2 में डिफरेंस क्या है, भाई वहां स्ट्रॉन्ग बेस होता था, यहां वीक बेस है। क्लियर। वहां एंटी एलिमिनेशन होता था, 1 स्टेप रिएक्शन थी, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता था, यहां सब कुछ बनता है। क्लियर। तो इस तरीके से अपन ने यहां पर E1 और E2 रिएक्शन को बहुत बढ़िया से क्लियर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे E1CB और उसे भी बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।